रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9 दिन शुक्रवार और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियां, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी एप्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहां तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। CIC ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को बताया, डेटा निर्माण के उद्देश्य से उठाए असाधारण कदम। गोवा का कदम्बा परिवहन विकलांगों के लिए कर रहा है उपाय। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा, विकलांग सरकारी शिक्षकों पर अंतर जिला स्थानांतरण के खिलाफ रोक लागू नहीं। क्या सचमुच इंडिया से गायब हो रहे हैं फैमिली डॉक्टर्स? मुंबई में नेत्रहीन छात्र पर अत्याचार के आरोप में स्कूल के प्राचार्य ट्रस्टी पर मामला दर्ज। आज के शो में जानेंगे, कर्नाटक में केवल 21% विकलांगों ने ही अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा पूरी क्यों की। कड़ी चुनौतियों के बावजूद सौम्या ठाकुर करेंगी मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व। 13वें NCPEDP एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स 2022 के लिए आवेदन की घोषणा। विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने किए एम्स दिल्ली के खिलाफ साहित्यिक चोरी के आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विशेष बच्चों को है प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार। MDU रोहतक शुरू कर रहा है सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम। सिल्वर लाइनिंग्स में तत्काल नौकरी का मौका। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM.
And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com. शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivtech.com, www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 9910717913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। तो दोस्तों, हेडलाइंस सुनने के बाद अब समय हो चुका है खबरें विस्तार से सुनने का। आइए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की तरफ। दोस्तों, अब खबर डेटा निर्माण के उद्देश्य से उठाए जा रहे असाधारण कदमों के बारे में। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि मंत्रालय की वेबसाइट एक केंद्रीकृत संसाधन केंद्र होनी चाहिए, जहां से जनता विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सके। केंद्रीय सूचना आयोग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को डेटा निर्माण के उद्देश्य से कुछ असाधारण कदम उठाने और अपनी वेबसाइट को एक केंद्रीकृत संसाधन केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। इसने मंत्रालय के मुख्य जन सूचना अधिकारी CPIO के इस मुद्दे को सक्षम प्राधिकारी के सामने रखने के लिए भी कहा है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के डेटा को महीने दर महीने के आधार पर अपडेट किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि UDID PWDs के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करेगा। मंत्रालय के CPIO ने प्रस्तुत किया कि उस समय रिकॉर्ड की उपलब्धता के आधार पर अपीलकर्ता को PWD के संबंध में श्रेणीवार और राज्यवार डेटा प्रदान किया जा सकेगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि ऑटिज्म और विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं पर अलग अलग डेटा शामिल करने की प्रक्रिया अद्वितीय विकलांगता ID या UDID पहल के एक भाग के रूप में चल रही है। उन्होंने बताया कि ये पहल विकलांगों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने और प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को एक विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र जारी करने की दृष्टि से लागू की जा रही है। इसके अलावा CPIO ने कहा कि प्रासंगिक समय पर विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े अपीलकर्ता को प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर पणजी से। कदम्बा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड KTCL ने विकलांगों के अनुकूल शौचालयों के लिए कंक्रीट रैंप लगवाए हैं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करते हुए व्हील चेयर को भी नियंत्रण कक्ष में रखने की सुविधा की है। KTC ने राज्य मानवाधिकार आयोग को सूचित किया है कि PWD द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक नियंत्रण कक्ष, जैसे कि पणजी बस स्टैंड पर 2 व्हील चेयर, मापुसा, पेरेनम, सेंक्वेलियम, होंडा, वालपोई, मार्सेला, मांडगांव, कोकिलम, केनाकोना, करचोरिम, शिरोडा, पोंडा बस स्टैंड पर एक एक व्हील चेयर भी रखवाई गई है। अपने आयोग ने बस टर्मिनलों और बस स्टॉप पर PWD के सामने आने वाली कठिनाइयों को उजागर करने वाली एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया था।
जिसमें व्हीलचेयर सक्षम शौचालय, कम ऊंचाई वाले टिकटिंग डेस्क, ब्रेल साइनेज, इन सभी पर नजर डाली गई। यहाँ पर रैम्प्स मौजूद नहीं थे और बुनियादी सेवाओं का अभाव था। आयोग ने मुख्य सचिव प्रबंधक निदेशक केटीसी को अनुपालन रिपोर्ट के लिए नोटिस जारी किया था और केटीसी ने बस स्टैंड्स और शौचालयों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए उठाए गए सभी कदमों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के जांच प्रकोष्ठ को तब बस स्टैंड का दौरा करने के लिए किए गए उपायों की पुष्टि करने का निर्देश दिया गया। जांच प्रकोष्ठ के प्रमुख पीसीआई सुनीत कावलेकर ने कहा कि पणजी, मापुसा, पेरिनम, मांडगांव, कनकोलिम, कुरचोरम, कानाकोना, वालपोई, मार्सेला, पोंडा, बिचोलिम, सांखली, असोनोरा, होंडा और वास्को स्थित बस स्टैंडों पर कंक्रीट रैंप्स उपलब्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और ऑडियो विजुअल सिस्टम के साथ कुछ बस स्टैंडों पर विकलांगों के अनुकूल शौचालय भी मौजूद है। पीडब्ल्यूडी के लिए पार्किंग स्टिकर कुछ बस स्टैंडों पर मौजूद प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं और दृष्टिबाधित लोगों के लिए टैक्टाइल टाइल्स भी लगाई गई है। आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मामले का निपटारा कर दिया। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण निर्णय में जिसे विकलांगता न्याय शास्त्र के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय क्वांटम छलांग के रूप में चिन्हित किया जा सकता है, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने माना है कि अंतर जिला स्थानांतरण के खिलाफ प्रतिबंध उन शिक्षकों पर लागू नहीं किया जा सकता है जिन्हें विकलांग व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। डॉक्टर न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उच्च न्यायालयों ने कई निर्णयों के माध्यम से दोहराया है कि विकलांग व्यक्तियों को सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और स्थानांतरण करते समय अधिकारियों के ध्यान की भी आवश्यकता है। दोस्तों, क्या आपको पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी भारतीय फिल्में याद है, जिनमें हर बार किसी परिवार में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, फिर उनके घर में उनके परिचित डॉक्टर्स आके रोगी की जांच करते हैं, आराम करने या दवा परीक्षण करने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ये अतीत का वो समय था जब समुदायों ने पारिवारिक चिकित्सा को आसानी से अपना लिया था। तब सुलभ और सस्ती सेवाओं पर बहुत विश्वास किया जाता था। हालांकि पारिवारिक डॉक्टर की अवधारणा अब गुमनामी में लुप्त होती जा रही है। धीरे धीरे कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि जोर पकड़ रही है। जेपीएन ट्रॉमा सेंटर एम्स दिल्ली के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा कहते हैं, एक नस्ल के रूप में फैमिली डॉक्टर्स तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि विशेषज्ञों द्वारा देखी और अभ्यास की जाने वाली दवा ट्यूबुलर दृष्टि से काम करती है। दिल्ली नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमित आनंद इस बात से सहमत होते हुए कहते हैं, उच्च सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा की आकांक्षा, साथ ही रोगियों से की जाने वाली मांगे ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञों को पैदा कर रही हैं जो शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन शैली का आनंद लेते हैं। चूंकि युवा नवोदित डॉक्टरों के लिए सामान्य चिकित्सक के रूप में पारिवारिक डॉक्टर बनने के लिए बहुत कम प्रेरणा है, इसीलिए पारिवारिक चिकित्सक की अवधारणा लुप्त होती जा रही है। हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिस्ट के विपरीत पारिवारिक डॉक्टर आमतौर पर अपने रोगियों के साथ एक लंबा और चिकित्सीय संबंध साझा करते हैं। अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की तुलना में उनके रोगियों द्वारा उन पर अधिक भरोसा किया जाता है, क्योंकि वे अपने रोगियों के मामले में इतिहास से परिचित होते हैं और एक परिवार में सभी आयु के समूहों के लिए विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा में बाल चिकित्सा हिमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीता राधाकृष्णन कहती हैं कि सभी आयु के मरीजों को अधिकांश विशिष्टताओं के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करना पारिवारिक चिकित्सा की पहचान है। पारिवारिक चिकित्सक अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के लिए
प्रवेश बिंदु के रूप में काम करते हैं। वहीं भारतीय परिवार चिकित्सकों की अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रमन कुमार कहते हैं कि भारत में फैमिली डॉक्टर कोई नई अवधारणा नहीं है। ऐतिहासिक रूप से पारिवारिक चिकित्सक सामान्य चिकित्सक हुआ करते थे, जो न केवल परिवारों के लिए स्वास्थ्य प्रबंधन के रूप में कार्य करते थे, बल्कि उनके मित्र, दार्शनिक, संरक्षक और मार्गदर्शक के रूप में भी काम करते थे। पारिवारिक चिकित्सा को कई विकसित देशों में मान्यता प्राप्त है, जहां संगठित निवास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारत में भी ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी मामले में डॉक्टरों का मानना है कि अगर सरकार पूरे भारत में मेडिकल कॉलेजेस में पारिवारिक चिकित्सा के लिए विभागों के गठन पर जोर देती है और परिवार चिकित्सा के लिए अध्ययन सामग्री को MBBS के पाठ्यक्रम में शामिल करती है, तो इसका समाधान किया जा सकता है। पारिवारिक चिकित्सा में रेसिडेंसी कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों को भी इस विषय पर शिक्षित और अध्ययन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आइए इसी के साथ जानते हैं पारिवारिक चिकित्सक की कुछ विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में, कुछ जिम्मेदारियों के बारे में। इनमें शामिल है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और परिवार और समुदाय की संचारी रोगों के प्रसार को रोकना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सीमित संसाधनों का उपयोग करने के अलावा विभिन्न नैदानिक विशिष्टताओं में सभी आयु समूहों में सामान्य बीमारियों का प्रबंधन करना। रोगियों के स्वास्थ्य में उनके लक्षणों के अध्ययन के माध्यम से खतरे की सही पहचान करके विशेषज्ञों का उचित रेफरल देना। विशेषज्ञों के साथ 2 तरफा रेफरल को शामिल करके स्वास्थ्य सेवा में निरंतरता प्रदान करना। एक घर को संपूर्ण देखभाल प्रदान करना। एक बहु विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ समुदाय केंद्रित देखभाल प्रदान करना। व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के संबंधों को दूसरों के साथ अवलोकन और साझा करना। परिवारों और समुदायों को प्रभावी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। फ्रेंड्स, मुंबई के कांदिवली स्थित एक स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टी पर शुक्रवार को एक नेत्रहीन छात्र के प्रति उनके कथित अत्याचारी व्यवहार के लिए मामला दर्ज किया गया है। 16 वर्षीय कृष्णा शेठ की चाची तरलिका मेहता ने स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल साई बाबा शेट्टी और ट्रस्टी संदीप गोयनका के खिलाफ कांदिवली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये प्राथमिकी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92A और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 के तहत दर्ज की गई है। मिसेस मेहता ने बताया है कि वो एक मेधावी छात्र रहे हैं और ताइक्वांडो खेलते हैं। उन्होंने 2014 में सियोल, दक्षिण कोरिया में विश्व ताइक्वांडो संस्कृति एक्सपो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ओपन श्रेणी में रजत पदक भी जीता था। मिसेस मेहता बताती हैं, मैंने जनवरी में कांदिवली पुलिस डीसीपी, अतिरिक्त सीपी और पुलिस आयुक्त को शिकायत दर्ज की थी, लेकिन इस तथ्य को जानने के बावजूद पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने को तैयार नहीं थी। कृष्णा 2011 में सीनियर केजी में SVIS में शामिल हुए और तत्कालीन प्रिंसिपल और ट्रस्टी द्वारा उन्हें विशेष देखभाल दी गई। मिसेस मेहता ने कहा, कृष्णा को प्रवेश मिलने के कुछ ही दिनों बाद ट्रस्टी और प्रिंसिपल खेल एथलेटिक्स में उनकी प्रगति से प्रभावित थे। उसकी पढ़ाई भी अच्छी थी। उसे मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया गया, लेकिन प्रबंधन बदल गया और नए ट्रस्टी और प्रिंसिपल ने 2017-18 में कार्यभार संभाला। शेट्टी द्वारा सबके सामने कृष्णा के साथ भेदभाव और अपमान किया गया। शेट्टी कहते थे कि इसको सब कुछ दिखता है, वो सब कुछ देख सकता है। वास्तव में जब कृष्णा ने इनसे स्कोर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि चूंकि तुम अंधे हो तो इसीलिए मैं तुम्हें अंक दे रहा हूँ। ये कृष्णा के लिए बेहद अपमानजनक था। उसकी 7वीं कक्षा की परीक्षा से पहले ही कृष्णा प्रिंसिपल शेट्टी से ये बताने के लिए मिला था कि उसको एक लेखक की जरूरत है।
लेकिन परीक्षा से 2-3 दिन पहले प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग से एक पत्र लाने के लिए कहा। कृष्णा को एक लेखक मिला भी, लेकिन शेट्टी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी से स्कूल आने का अनुरोध करने पर आखिरकार शेट्टी ने विकलांग बच्चे की मदद की, लेकिन बाद में प्रिंसिपल नाराज हो गए और आगे की समस्या पैदा करने लगे। स्कूल प्रबंधन ने कृष्णा के प्रयासों को कम आंकना शुरू कर दिया। इसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। मिसेस मेहता ने कहा, चूंकि स्कूल प्रबंधन ने मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न को नहीं रोका, इसीलिए हमें स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेना पड़ा। उन्होंने जनवरी में कांदिवली पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने उनकी एक भी नहीं सुनी। वे बताती है, एनजीओ नागरिक अधिकार संरक्षण समिति ने मुझे प्राथमिकी दर्ज कराने में मदद की। एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दर्शन सोनी ने कहा कि हमें स्कूल के खिलाफ राज्य मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। दोस्तों, दूसरी ओर प्रिंसिपल शेट्टी ने इस बारे में मीडिया से बात की और कहा कि ये मेरे लिए एक खबर है, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस पर पहले ही हमारा बयान ले चुकी है। हम अपने छात्रों का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारे स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बहुत से हैं। वे और उनके माता पिता दोनों ही हमसे खुश हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इस आरोप के पीछे मेहता फैमिली का मकसद क्या है। दोस्तों, ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कृष्णा को अपमानित किया, शेट्टी ने कहा कि उन्होंने स्कूल में कई कार्यक्रमों में भाग लिया और वो अब भी मुझे बहुत प्रिय है। एक योग्य शिक्षाविद अपने छात्र को अपमानित क्यों करेगा? वहीं इसी विषय पर संपर्क करने पर कांदिवली थाने के वरिष्ठ निरीक्षक दिनकर जाधव ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जोनल पुलिस उपायुक्त विशाल ठाकुर ने कहा, मुझे जांच करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब बारी है कर्नाटक में विकलांगजनों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा के खबर की। फ्रेंड्स, भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए सांख्यिकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में उच्चतम स्तर की माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर स्तर के विकलांग लोगों का प्रतिशत केवल 21% है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता दर 51% है, लेकिन पूर्ण माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत तुलना में आधे से भी कम है। एक्शन ऑन डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट ADD इंडिया के वरिष्ठ प्रशिक्षक रंगनाथ ने कहा कि सरकार की ओर से योजनाएं, आरक्षण और समर्थन दिया गया है, लेकिन उसमें अभी भी कार्यान्वयन नहीं किया गया है। विशेष बच्चों के समर्थन के लिए स्कूलों में उपयुक्त बुनियादी ढांचा नहीं होने के बारे में बात करते हुए रंगनाथ ने कहा कि कई बार स्कूलों में बच्चों की अतिरिक्त देखभाल करने के लिए रैंप, सुलभ शौचालय और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं होते हैं। इस तरह के कारण बच्चों को कई बार स्कूल छोड़ना पड़ता है और वे उच्च शिक्षा के लिए नामांकन नहीं करा पाते। उन्होंने सभी सुविधाओं के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी की कमी पर सवाल उठाया। सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिए 4% आरक्षण है, लेकिन कई बार पद खाली रह जाते हैं क्योंकि लोग उनके लिए योग्य नहीं होते। इसका कारण उच्च शिक्षा के लिए कम लोगों का नामांकन होना है। डिफरेंटली एबल्ड एंड सीनियर सिटीजन्स के अधिकारिता विभाग के निदेशक KS लता कुमारी ने कहा कि राज्य भर में डेटा प्रबंधन या विकलांग लोगों की पहचान करने के लिए कोई उचित तंत्र मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि विकलांग आबादी के लिए उपलब्ध मौजूदा आंकड़े भी 2011 की जनगणना के हैं। निर्देशक ने कहा, नई शिक्षा नीति और पहले से मौजूद विकलांगता अधिनियमों के साथ बच्चों के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए एक समावेशी वातावरण बनाने का इरादा होना चाहिए। विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए बेंगलुरु स्थित संगठन ब्यूटीफुल टुगेदर की सहसंस्थापक अनीता रेजी ने कहा कि कई बार स्कूल विशेष बच्चों को प्रवेश देने से ही इनकार करते हैं।
क्योंकि उनके पास उन्हें देने के लिए सहायता उपकरण या फिर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ये कई बार बच्चों का मनोबल गिरा देता है। जिस गति से कर्नाटक के स्कूलों ने सभी बच्चों के लिए समावेशी होने की कोशिश की है, वो बहुत ही धीमी है। ऐसे बच्चों के प्रति उदासीन होने की बजाय व्यक्तिगत ध्यान और अतिरिक्त देखभाल की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सामान्य स्कूलों को सिर्फ विशेष स्कूलों की तुलना में अधिक समावेशी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे कई बार महंगे होते हैं। एक अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग वहन करने में सक्षम होंगे, लेकिन अन्य नहीं हो सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही मिस सौम्या ठाकुर की। ये खूबसूरत सुंदर लड़की सौम्या ठाकुर कहती है कि जब लोग मुझे व्हीलचेयर से चलने वाली लड़की के रूप में देखते हैं, तो जो पहली नजर में वो नहीं देख पाते, वो है मेरी इच्छा। ट्राई सिटी में एक निजी कंपनी में HR पेशेवर सौम्या अपनी नौकरी के साथ जुनून को संतुलित कर रही है। वो वास्तव में मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। चमचमाते ताज पहने सौम्या कुछ समय से इस पड़ाव का इंतजार कर रही थी, लेकिन महामारी ने खेल बिगाड़ दिया और ये मौका आखिरकार जदीना टका फाउंडेशन के माध्यम से आया है, जो अक्टूबर में मेक्सिको के रोजारिटो में मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। सौम्या लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित है, जिसके कारण उनके पैर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। वो अपने शरीर के वजन को सह नहीं पाती। इन बाधाओं के बावजूद सौम्या ने अपनी शिक्षा पूरी की है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA है। व्हीलचेयर से चलने के लिए परिवहन के कई विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण सौम्या अपनी मां को उनके साथ हर जगह ले जाने के लिए बाध्य रहती है। इसके बारे में सौम्या कहती है, मैं अपनी शिक्षा या काम पूरा करने में सक्षम नहीं होती अगर मेरे साथ मेरी मां नहीं आती। सौम्या आगे बताती है कि उन्होंने पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से प्रेरणा ली है। वे मुस्कुराती है और कहती है कि वो एक ऐसी महिला है जिसके बारे में समाज को सोचना चाहिए। मुझे वो पसंद है। वो जिस तरह खुद को कैरी करती है, ये बात मुझे प्रेरणा देती है। मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। दुर्घटना ने मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर कर दिया। मैं लगभग उम्मीद खो चुकी थी, लेकिन मैंने अपने जुनून का पीछा किया। मैंने खुद को दिलासा देते हुए पिछले 2 साल खुद को ठीक करने में बिताए हैं। सौम्या रोटरी चंडीगढ़ शिवालिक के तत्वावधान में पॉजिटिव एबिलिटीज रोटरैक्ट क्लब की महासचिव भी हैं। वो सामाजिक कार्यों में सक्रिय है और अक्सर प्रेरक व्याख्यान देती है। मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड 2022 उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन होने जा रहा है। इससे पहले वो चेन्नई में अब तक के सबसे लंबे व्हीलचेयर फैशन शो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के प्रयास सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुकी हैं। वे 2019 में मिस कोंजिनूर इंडिया प्रतियोगिता में उपविजेता भी रही है। अब वो मैक्सिको में ताज जीतना चाहती है, जहां 30 अन्य देशों के प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा करेंगे। वे कहती हैं, मैं अपनी परंपराओं का सम्मान करने के लिए कुछ राजपूताना पहनना चाहूंगी। मैं एक डिजाइनर के साथ सहयोग करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इसके माध्यम से मेरी मदद करने के लिए एक टीम तैयार हो सकेगी। दोस्तों, पहुंच एक ऐसा मुद्दा है जो विकलांगों और क्षेत्रों की कार्य सीमा बढ़ा सकता है और विकलांग लोगों के सशक्तिकरण का आधार बन सकता है। एक ऐसी अवधारणा है जो किसी भी प्रकार की पहुंच के लिए अंतर्निहित है। वो है सार्वभौमिक डिजाइन। इसका मतलब है निर्मित पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, परिवहन आदि। यूनिवर्सल डिजाइन विकलांग लोगों, वृद्ध लोगों, बच्चों और अन्य लोगों को समायोजित करता है और सभी उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करता है।
किसी भी डिजाइन को सार्वभौमिक रूप से प्रयोग करने योग्य बनाने वाली विशेषताओं का वर्णन करने वाले 7 सिद्धांत होते हैं, जो कि है न्याय संगत उपयोग, उपयोग में फ्लेक्सिबिलिटी, सरल और सहज उपयोग, बोधगम्य जानकारी, त्रुटि के लिए सहिष्णुता, कम शारीरिक प्रयास, दृष्टिकोण और उपयोग के लिए आकार और स्थान। दोस्तों, यद्यपि ये दृष्टिकोण वृद्ध लोगों और विकलांग लोगों को अधिकांश समय लाभान्वित करता है, वहीं यूनिवर्सल डिजाइन किसी न किसी समय हर इंसान को कुछ हद तक लाभान्वित कर सकता है। यूनिवर्सल डिजाइन ने विशेष देशों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में इस अवधारणा को अभी तक लोकप्रियता हासिल नहीं हुई है। वास्तव में यूनिवर्सल डिजाइन के बारे में जागरूकता किसी के भी पास नहीं है और आर्किटेक्ट्स, डिजाइनरों और अन्य लोगों को इस बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत ही कम प्रयास हो रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्सल डिजाइन पर जागरूकता फैलाने और इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए NCPEDP ने एम्फसिस के साथ मिलकर 2010 में ही NCPEDP एम्फसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स की स्थापना की थी। ये पुरस्कार हर साल उन लोगों को दिए जाते हैं जो इस उद्देश्य के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। लोग जो ऐसे कार्य करते हैं जो सुलभता का और विकलांग लोगों के लिए समानता और सम्मान का जीवन सुनिश्चित करते हैं। अभी तक ये पुरस्कार भारत में काम करने तक ही सीमित है। दोस्तों, इन पुरस्कार क्षेत्रों में कवर किए जाते हैं निर्मित पर्यावरण, यातायात, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सेवाएं, हेल्पिंग एड्स और उपकरण, सार्वजनिक नीति और वकालत। 2010 में स्थापित यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स हर साल उन लोगों को दिए जाते हैं जो 4 श्रेणियों में #people with disabilities के लिए पहुंच के क्षेत्र में अनुकरणीय काम कर रहे हैं। इन श्रेणियों में शामिल है 1. विकलांग व्यक्ति, 2. कामकाजी पेशेवर, 3. कंपनी या संगठन और 4. NCPEDP एम्फसिस जावेद आबिदी पब्लिक पॉलिसी अवार्ड्स। तो दोस्तों, आज ही आवेदन करें और अपने नेटवर्क में साझा करें। आवेदन करने के लिए ncpedp.org पर जाएं। आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2022 है। अधिक जानकारी के लिए ईमेल आईडी है secretariat@ncpedp.org। याद रहे secretariat@ncpedp.org या फिर कॉल करें 911126221275 या 26221276 पर, या आप कॉल कर सकते हैं 7303944839 पर। दोस्तों, विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने एम्स में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रवेश के लिए दिशा निर्देशों पर एक रिपोर्ट में साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया है। अगस्त 2021 में विकलांग और एम्स में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कथित तौर पर प्रवेश से वंचित किया जा रहा था। इसीलिए एम्स दिल्ली ने संजय वाधवा की देखरेख में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जो विकलांग संभावित पीजी छात्रों की अनुशासनवार उपयुक्तता की पहचान करता है। वाधवा समिति की रिपोर्ट आज की तारीख में असमान, आत्मविरोधाभासी है और ऐसा लगता है कि दुनिया भर की अन्य रिपोर्टों से चोरी की गई है। पिछले साल दिसंबर में देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को उनके स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विकलांग उम्मीदवारों को प्रवेश से वंचित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। अब विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं ने एम्स में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देशों पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया है। इस दस्तावेज को एम्स दिल्ली ने दिसंबर 2021 में सार्वजनिक किया था।
हरियाणा राज्य को विशुद्ध रूप से नौकरशाही रवैया अपनाने और विशेष बच्चों के मामले में अपने कर्तव्यों से पूरी तरह अनजान रहने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महाधिवक्ताओं से जवाब मांगा है। राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि विशेष बच्चों की शिक्षा समय से पहले बाधित न हो। इन बच्चों और स्कूलों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाए। राज्य को माता पिता के लिए भी परामर्श सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। स्कूल को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पेशेवर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने ये भी स्पष्ट किया कि विशेष बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार और समाज में अपनी अधिकतम क्षमता तक बढ़ने का अधिकार है। ये दावा उस मामले में आया जहां एक विशेष बच्चा अपनी मां के स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहने के बाद पिछले 3 वर्षों से स्कूल नहीं जा सका है। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने न केवल बच्चे को स्कूल में वापस लेने के निर्देश दिए, बल्कि ये भी आदेश दिया कि जब तक वो संस्था में रहेगा तब तक उससे शिक्षा का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि मां उसे किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरित करना चाहती है तो मांग पर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र उसे प्रदान किया जाए। न्यायमूर्ति मित्तल ने देखा कि बच्चा एक उत्कृष्ट खिलाड़ी था और उसने विशेष ओलंपिक के दौरान रोलर स्केटिंग और तैराकी में भाग लिया था और विशेष बच्चों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक भी जीते थे। मई 2019 तक विशेष शिक्षक के स्कूल छोड़ने से पहले तक सब कुछ ठीक था। न्यायमूर्ति मित्तल ने जोर देकर कहा कि बड़ी संख्या में विशेष बच्चे पहले से ही समझ की कमी और समस्या की पहचान के कारण अपनी इष्टतम क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन इस मुद्दे को मान्यता मिली और इस विषय पर कानून की कोई कमी नहीं है। समाज में विशेष बच्चों को आत्मसात करने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। समाज में विशेष बच्चों को आत्मसात करने के लिए वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर भी बच्चों और उनके माता पिता को समावेशिता का लाभ पाने के लिए एक कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस मित्तल ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। राज्य ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि विशेष बच्चों की शिक्षा समय से पहले बाधित न हो। न्यायमूर्ति मित्तल ने आगे कहा कि विशेष बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होता है। राज्य को माता पिता के लिए भी परामर्श सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने बच्चों की सीमा में समायोजित हो सके और विकलांगों के अनुरूप उनके विकास को स्वीकार करे। यदि अन्य बच्चों द्वारा उनके बातचीत करने के कारण कठिनाइयों का अनुभव हो रहा हो तो स्कूल को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समाधान के लिए पेशेवर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। एक स्कूल बच्चे या माता पिता पर दोष नहीं लगा सकता है और अपनी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है और ये उसका कर्तव्य है कि समस्याओं का सामना करते हुए भी ऐसी शिक्षा प्रदान करे। दोस्तों, महर्षि दयानंद विद्यालय MDU ने नव स्थापित विकलांग अध्ययन केंद्र CDS के तत्वावधान में सत्र 2022-2023 से 2 नए डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI ने डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग DISLI और डिप्लोमा इन टीचिंग इंडियन साइन लैंग्वेज DTISL को मंजूरी दे दी है। इन दोनों कार्यक्रमों में प्रवेश RCI द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट माने के AIOAT के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इन कार्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है 21 जुलाई। दोनों कार्यक्रमों में 30-30 सीटों का समावेश होगा। फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने में विशेषज्ञता हासिल करने वाली महिला विशेष शिक्षक के लिए सिल्वर लाइनिंग्स में तत्काल आवश्यकता है।
इस जॉब के लिए योग्यता और मानदंड है विशेष बीएड में डिग्री, वीआई में विशेषज्ञता के साथ अनुभव 0 से 3 साल, हिंदी और अंग्रेजी में उत्कृष्ट लिखित और बोली जाने वाली संचार कौशल, विनम्र, सुखद, समर्पित और मेहनती व्यक्तित्व। जॉब का स्थान मयूर विहार फेज 3 दिल्ली। आवेदन करने के लिए कृपया अपना बायोडेटा मेल करें preeti.monga@gmail.com पर। याद रहे preeti.monga@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 9871701646। याद रहे 9871701646। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सीआईसी ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को बताया डेटा निर्माण के उद्देश्य से उठाए असाधारण कदम। गोवा का कदम्बा परिवहन विकलांगों के लिए कर रहा है उपाय। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा विकलांग सरकारी शिक्षकों पर अंतर जिला स्थानांतरण के खिलाफ रोक लागू नहीं। क्या सचमुच इंडिया से गायब हो रहे हैं फैमिली डॉक्टर्स? मुंबई में नेत्रहीन छात्र पर अत्याचार के आरोप में स्कूल के प्राचार्य ट्रस्टी पर मामला दर्ज। आज के शो में जानेंगे कर्नाटक में केवल 21% विकलांगों ने ही अपनी माध्यमिक और उच्च शिक्षा पूरी क्यों की। कड़ी चुनौतियों के बावजूद सौम्या ठाकुर करेंगी मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व। 13वें NCPEDP एम्फेसिस यूनिवर्सल डिजाइन अवार्ड्स 2022 के लिए आवेदन की घोषणा। विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं ने किए एम्स दिल्ली के खिलाफ साहित्यिक चोरी के आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विशेष बच्चों को है प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार। MDU रोहतक शुरू कर रहा है सांकेतिक भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम। सिल्वर लाइनिंग्स में तत्काल नौकरी का मौका। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय, गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद, जय भारत। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।